रात के लगभग 9 बजे थे। गांव के बाहर बने छोटे से मिट्टी के घर में विवेक चुपचाप चारपाई पर बैठा था। उसकी नजर सामने रखे खाली अनाज के डिब्बे पर थी। घर में ऐसा सन्नाटा था कि मिट्टी के चूल्हे की बुझती राख की हल्की सी आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। तभी अंदर वाले कमरे से उसके पिता की खांसी गूंज उठी। विवेक तुरंत उठकर अंदर गया। उसके पिता चारपाई पर लेटे हुए थे। चेहरा पीला पड़ चुका था, सांसें तेज चल रही थी। विवेक उनके पास बैठ गया। बाबा, दवा का समय हो गया है, ये काढ़ा पी लीजिए, शायद थोड़ी राहत मिले। बेटा, अब इन काढ़ों से कुछ नहीं होगा। डॉक्टर ने साफ कहा था कि इलाज शहर में होगा और शहर जाने के लिए पैसे चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूं बाबा, कल जंगल से ज्यादा लकड़ियां काट कर लाऊंगा। शायद इस बार थोड़ा ज्यादा पैसा मिल जाए। झूठ मत बोल बेटा, मैं जानता हूं दिन रात मेहनत करने के बाद भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटती है। काश तेरी माँ आज जिंदा होती। आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ न कुछ जरूर करूंगा। अगली सुबह विवेक लकड़ियों का गट्ठर लेकर बाजार पहुंचा। सारा दिन मेहनत करने के बाद भी उसे बहुत कम पैसे मिले। वो निराश होकर वापस लौट रहा था कि पीछे से किसी ने आवाज दी, ए लड़के। विवेक मुड़ा। सड़क किनारे एक बूढ़ा साधु बैठा था। लंबी सफेद दाढ़ी, माथे पर भस्म और आंखें इतनी तेज कि जैसे सीधे मन के भीतर झांक रही हूं। बाबा, आपने मुझे बुलाया? साधु ने बिना कुछ कहे उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोले, तेरे चेहरे पर गरीबी नहीं दिख रही, तेरे चेहरे पर टूटा हुआ भाग्य दिख रहा है। आप क्या कह रहे हैं? तेरे पिता कई महीनों से बीमार हैं, घर में अनाज खत्म होने वाला है और तू पिछले 6 महीने से हर रात यही सोचकर सोता है कि अगली सुबह सब कैसे चलेगा। आपको ये सब कैसे पता? कुछ बातें पूछी नहीं जाती, दिखाई देती हैं। अगर आपको सच में इतना सब पता है तो मुझे ये भी बता दीजिए कि मेरी किस्मत कब बदलेगी। हर किस्मत बदल सकती है, लेकिन हर कीमत इंसान चुका नहीं पाता। अगर मेरे बाबा बच जाए, अगर मेरा घर फिर से बस जाए, तो मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। ऐसी बातें जोश में नहीं बोलते बेटा, क्योंकि कभी कभी इंसान जिस कीमत की बात करता है वो कीमत उसकी जान से भी बड़ी होती है। मैंने जिंदगी में खोने के अलावा कुछ देखा ही नहीं। अब अगर पाने के लिए खतरा उठाना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। साधु कुछ देर तक उसे देखते रहे। अगर सच में तेरे अंदर इतना साहस है तो आज रात सूरज डूबने के बाद पुराने बरगद के पास आना। क्या वहां मुझे काम मिलेगा? उस रास्ते पर कदम रखने वाला इंसान पहले जैसा कभी नहीं रहता। मैं आऊंगा। साधु उठे और भीड़ में ऐसे गायब हो गए जैसे कभी वहां थे ही नहीं। विवेक देर शाम घर लौटा। उसके बाबा ने पूछा, आज कुछ बेच पाया? विवेक ने चुपचाप सिक्के उनके सामने रख दिए। बाबा ने सिक्के गिने। इतने पैसों से तो दवा भी नहीं आएगी। विवेक कुछ पल चुप रहा। बाबा, अगर किसी दिन आपको अचानक बहुत सारे पैसे मिल जाए तो क्या आप उन्हें स्वीकार करेंगे? ये कैसा सवाल है? बस ऐसे ही पूछ रहा था। बेटा, मेहनत से कमाया हुआ 1 रुपया बिना वजह मिले 100 रुपयों से ज्यादा कीमती होता है। दुनिया में कोई भी ताकत बिना कीमत लिए दौलत नहीं देती।
अगर कोई कहे कि वह तुझे रातों रात अमीर बना देगा तो समझ लेना वह तेरा भला नहीं चाहता। विवेक के मन में साधु की बातें गूंजने लगी, लेकिन उसी समय उसके पिता की तेज खांसी फिर शुरू हो गई। उसने उनकी हालत देखी और मन ही मन फैसला कर लिया, आज रात वो पुराने बरगद के पास जरूर जाएगा। उस रात गांव के मंदिर की घंटी ने आवाज दी। पूरा गांव धीरे धीरे अंधेरे में डूब चुका था। घर के बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाजें भी अब बंद हो चुकी थीं। विवेक ने अपने पिता को सोते हुए देखा। उनकी सांसें अब भी भारी चल रही थीं। वो कुछ पल उनके पास बैठा रहा, फिर उनके पैरों को छूकर मन ही मन बोला, बाबा, मुझे नहीं पता मैं सही कर रहा हूं या गलत, लेकिन अगर मेरी इस एक कोशिश से आपकी जान बच सकती है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। उसने धीरे से दरवाजा खोला और बिना किसी आवाज के घर से बाहर निकल गया। रात पहले से कहीं ज्यादा ठंडी थी। आसमान में बादल छाए हुए थे। चांद बार बार बादलों के पीछे छिप रहा था। गांव की आखिरी गली पार करते ही उसे सामने वही पुराना बरगद दिखाई दिया। वो बरगद जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि सूरज डूबने के बाद उसके पास कोई नहीं जाता। विवेक ने गहरी सांस ली। मैं यहां डरने नहीं आया हूं, मैं अपने बाबा के लिए आया हूं। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। जैसे ही वो बरगद के पास पहुंचा, उसे वही बूढ़ा साधु दिखाई दिया। वो बरगद के नीचे शांत बैठा था। आंखें बंद थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले से पता हो कि विवेक आने वाला है। कुछ पल बाद साधु ने धीरे धीरे आंखें खोली। मुझे मालूम था तू आएगा। विवेक उनके सामने बैठ गया। बाबा, मैंने फैसला कर लिया है। चाहे जो भी हो, मैं अपनी किस्मत बदलना चाहता हूं। साधु ने कुछ देर तक उसकी आंखों में देखा, फिर बोले, फैसला करना आसान होता है बेटा, लेकिन फैसला निभाना सबसे कठिन काम होता है। मेरे पास खोने के लिए बचा ही क्या है? अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो मेरे बाबा ऐसे ही मर जाएंगे। अगर कोशिश करूंगा तो कम से कम उम्मीद तो होगी। उम्मीद इंसान को सबसे बड़ी ताकत भी देती है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। इस जंगल में बहुत पुरानी शक्तियां हैं। उनमें से कुछ ऐसी हैं जो इंसानों की मदद नहीं करती, सिर्फ उनके मन की परीक्षा लेती हैं। याद रखना, अगर तेरे मन में लालच, अहंकार या छल आया तो वही चीज तेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। मुझे सिर्फ अपने पिता का इलाज कराना है। मुझे किसी का बुरा नहीं चाहिए। हर इंसान शुरुआत में यही कहता है। साधु हल्का मुस्कुराए, फिर उन्होंने बरगद के पीछे फैले घने जंगल की तरफ इशारा किया। आज से तेरी परीक्षा शुरू होगी। क्या मुझे आज ही कुछ दिखाई देगा? जंगल किसी इंसान को तुरंत अपना चेहरा नहीं दिखाता, पहले वो उसके दिल को पढ़ता है। मैं आपकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाया बाबा। और यही अच्छा है। कुछ सच समय आने से पहले जान लिए जाएं तो इंसान खुद ही डरकर भाग जाता है। विवेक कुछ समझ नहीं पाया। इतना कहकर उन्होंने अपनी झोली उठाई। आप कहां जा रहे हैं? याद रख, आज रात अगर तुझे इस जंगल में कोई आवाज बुलाए तो जल्दबाजी में किसी पर भरोसा मत करना। इतना कहकर साधु जंगल के भीतर जाने वाली संकरी पगडंडी पर आगे बढ़ने लगे। विवेक भी बिना कुछ बोले उनके पीछे चल पड़ा। कुछ देर तक दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। सिर्फ सूखे पत्तों पर पड़ते उनके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। चारों तरफ घना अंधेरा था। ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान को पूरी तरह ढक चुके थे। कुछ दूर चलने के बाद विवेक ने चुप्पी तोड़ी। बाबा, आप जिस शक्ति की बात कर रहे हैं, क्या वो सच में मेरी मदद कर सकती है?
या मैं किसी ऐसे रास्ते पर चल पड़ा हूं जहां से वापस लौटना ही मुश्किल हो जाएगा। साधु चलते चलते रुक गए। उन्होंने बिना पीछे देखे कहा, बेटा, इस संसार में कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो इंसान को उसकी इच्छा के अनुसार सब कुछ दे सकती हैं, लेकिन बदले में वो इंसान की नीयत भी परखती हैं। अगर मन डगमगा गया तो वही वरदान अभिशाप बन जाता है। मेरे मन में सिर्फ एक ही इच्छा है, अपने पिता को स्वस्थ देखना। अगर मेरी नीयत साफ है तो मुझे किसी परीक्षा से डर नहीं लगता। काश हर इंसान अपनी पहली इच्छा पर ही रुक जाता, लेकिन दौलत इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। पहले वो जरूरत पूरी करती है, फिर लालच पैदा करती है। दोनों फिर आगे बढ़ने लगे। कुछ देर बाद घने जंगल के बीच एक टूटा फूटा प्राचीन मंदिर दिखाई दिया। मंदिर की दीवारों पर मोटी बेलें चढ़ी हुई थीं। छत कई जगह से टूट चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से वहां कोई पूजा ना हुई हो। विवेक धीरे से बोला, क्या यही वो जगह है बाबा? यहां तो ऐसा लग रहा है जैसे वर्षों से कोई इंसान आया ही नहीं। हाँ, यही वो स्थान है। इस मंदिर ने बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ अपने भीतर छिपा कर रखा है। जो यहां आता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। या तो उसे उसकी चाहत मिलती है या फिर वो खुद हमेशा के लिए यही रह जाता है। साधु ने गंभीर नजरों से मंदिर को देखा। विवेक के शरीर में हल्की सिहरन दौड़ गई। अचानक पूरे जंगल में पायल की बहुत मधुर आवाज गूंज उठी। विवेक ने तुरंत चारों तरफ देखा। बाबा, आपने सुना? इतनी रात को इस जंगल में किसी औरत की पायल कैसे बज सकती है? साधु का चेहरा अचानक बदल गया। अभी तक जो व्यक्ति बिल्कुल शांत था, उसकी आंखों में पहली बार डर साफ दिखाई देने लगा। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, विवेक, बिल्कुल चुप रहो, कोई आवाज मत करना और जहां हो वहीं खड़े रहो। पायल की आवाज फिर सुनाई दी। इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा करीब थी। धीरे धीरे मंदिर के पीछे फैले घने कोहरे में एक आकृति उभरने लगी। सफेद रेशमी साड़ी, कमर तक लहराते लंबे काले बाल, चेहरे पर ऐसी अलौकिक सुंदरता कि बाबा, ये कौन है? मैंने आज तक इतनी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी। साधु ने तुरंत उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अपनी नजरें उससे हटा लो विवेक, उसकी सुंदरता के जाल में मत फंसना। जितनी देर तुम उसे देखोगे उतना ही तुम्हारा मन उसके वश में होता जाएगा। उनकी आवाज कांप रही थी। विवेक ने हैरानी से पूछा, लेकिन बाबा, ये तो किसी साधारण स्त्री जैसी लग रही है। अगर ये इंसान नहीं है तो आखिर है कौन? साधु ने गहरी सांस ली। उनकी आंखें अब भी उस रहस्यमयी युवती पर टिकी थी। फिर उन्होंने बहुत धीमे लेकिन स्पष्ट शब्दों में कहा, याद रखना विवेक, ये जितनी सुंदर दिखाई देती है उतनी ही खतरनाक है। अगर इसने तुम्हें चुन लिया तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी, लेकिन तुम्हारी जिंदगी भी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। वो युवती दूर खड़ी हल्की मुस्कान के साथ सिर्फ विवेक को देख रही थी और उसकी पायल की आवाज एक बार फिर पूरे जंगल में गूंज उठी। दे एंड